दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस समय जो सबसे दिलचस्प जो चर्चाएं चल रही हैं फिलहाल, वो बस चर्चा चल रही है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बारे में। मानना पड़ेगा वेस्ट बंगाल को कि सबका प्रेडिक्शन तो निकल पा रहा है, लेकिन सही मायने में वेस्ट बंगाल का प्रेडिक्शन कोई पत्रकार दे नहीं पा रहा है। और पता नहीं क्यों, किस प्रेशर में है पता नहीं। हालांकि सारे प्रेडिक्शन अब तक जो भी इन लोग करते हैं, पत्रकार लोग जो करते हैं, कोई किसी दबाव में फ्री एंड फेयर तो ये लोग नहीं करते हैं। चाहे वो बीजेपी के फेवर की बात करते हों और चाहे वो कांग्रेस की फेवर की बात करते हों, पता नहीं। हालांकि आप भी देखते होंगे भाई, जो फेवरेबल जिसका रहता है वो हिसाब से करता है। आज मैंने भी मेरे हिसाब से कुछ किया है कि आखिर में कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन में कुछ संभावनाएं हैं बीजेपी के लिए कि नहीं है। मेरा भी प्रेडिक्शन ये कहता है कि संभावनाएं हैं, लेकिन बहुत टफ है। चले चर्चा करते हैं थोड़ा और देखते हैं कि कहां कहां अगर सुधार हुआ होगा तो बीजेपी जो है उसमें सरकार बना सकती है या उसके नजदीक पहुंच सकती है। देखिए, चुनाव नो डाउट 15 साल हो गया है वहां पे श्री ममता बनर्जी जी को चीफ मिनिस्टर का कार्यभार संभालते हुए। अब हमें देखना होगा कि ये 15 साल में एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज है या नहीं है। देखिए, 15 साल की सरकार कोई भी हो, कितना भी बढ़िया काम करे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी आ ही जाती है। तो वहां पे एक मुद्दा तो है एंटी इनकम्बेंसी का, और दूसरा मुद्दा जो है वो है एसआईआर का। एसआईआर में बड़े पैमाने पे वहां पे नाम कटे हैं और 90 लाख वोटरों का नाम जो है वहां से निकल गया है। अच्छा, ये एसआईआर जो हुआ है, मुझे लगता है वेस्ट बंगाल में अगर भाजपा के फेवर में कुछ अगर जा रहा है तो वो है एसआईआर। और मैं क्यों कह रहा हूं एसआईआर जा रहा है, क्योंकि एसआईआर को रुकवाने के लिए वहां की चीफ मिनिस्टर ने क्या नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में लगभग हर दिन उनके मैटर्स लगते रहे एसआईआर को रुकवाने के लिए। अच्छा, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ गया कि भाई हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम केवल वेस्ट बंगाल के ही मैटर सुनते रहे। एसआईआर को लेकर के वहां के अधिकारियों को जो है छटनी करके वहां पे जजेज को लगाया गया। उसके बाद ये एसआईआर वाला मामला है, तो पहले तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी हो गया, दूसरा एसआईआर हो गया। तीसरी तीसरी बात जो आ रही है वो आ रही है कि चुनाव आयोग की शक्ति। मतलब तृणमूल कांग्रेस तो कभी नहीं कही, लेकिन बीजेपी वालों का हमेशा कहना रहता है कि वहां के मतदाता जो हैं, कुछ लोग डर के मारे वोट भाजपा को नहीं देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में यह रहता है कि अगर हम कहीं भाजपा को वोट दे दिए और टीएमसी आ गई तो हमारी खैर नहीं, हमको मार दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, परेशान किया जाएगा। और ये हकीकत है, वहां पे ये चीजें होती हैं। 2021 के इलेक्शन में हमने देखा था। अच्छा, इस डर को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने जितना शक्ति हो सकता है उतना उन्होंने किया। जितना एफर्ट डालना हो, जो भी पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे अधिकारियों का तबादला हो, चाहे जो भी है, सब कुछ उन्होंने किया है। यह तीसरा है। चौथी बात पे हम अगर आते हैं तो बीजेपी ने अब की बार बाहरी नेताओं को इन्होंने नहीं लिया है। जैसे टीएमसी के किसी भी नेताओं को यहां पे उन्होंने एंटरटेन नहीं किया है।
वो उन्होंने जितने भी लोकल लीडर्स हैं उनके हिसाब से अब की बार उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की है और लोकल लीडर को ही उन्होंने टिकट दिया है। ठीक है, तो ये हो गई पांचवी बात। अब छठवीं बात ले लेते हैं। वहां पे जो करप्शन के मुद्दे थे, करप्शन जो घोटाले, उन घोटालों में बहुत से लोग जेल भी गए, बहुत सारी रिकवरी भी हुई है और स्टिल सीबीआई हो चाहे ईडी हो अभी भी छापे मार रही है और लोगों को अरेस्ट कर रही है, उनका एक प्रोसीजर चालू। तो मैं आपको मोटी मोटा 5-6 मुद्दे बता दिया हूं और प्रचार प्रसार के मामले में अगर देखा जाए तो भाजपा के बड़े से बड़े नेता, जिसमें श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के अपने योगी आदित्यनाथ जी, श्री अमित शाह जी, सब लोगों ने वहां पे एक तरीके से डेरा डाला। अब ये 8 चीजों को अगर हम देखते हैं तो क्या इन 8 चीजों से हम ये समझ सकते हैं या समझने में कामयाब हो जाएंगे कि बीजेपी वहां पे सरकार बना रही है कि टीएमसी सरकार बना रही है? अब थोड़ा वोटिंग परसेंटेज हम ले लेते हैं। 90 लाख वोट जो है वो कटे। मैं मानता हूं एक कटे हैं वोट तो 12% लगभग, लेकिन कहीं ज्यादा हो सकते हैं, कहीं कम हो सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि मैं एक 3% वोट मैं मानता हूं कि लगभग हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 3% वोट गए होंगे। उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से मान लो 3% इसमें के 3% इसमें से एक हम मान के चलते हैं। 3% का गैप अगर देखा जाए, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहां पे मैं आपको बता रहा हूं 66 सीटें ऐसी हैं जहां पे भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में जो जीत का अंतर था वो लगभग 8 से 8.5% था, 66 सीट। और 10 सीटें ऐसी हैं जहां पे लगभग 10% का मार्जिन था। अब समझ लीजिए 3% हम एसआईआर से निकाल देते हैं तो जो 8% वाली मार्जिन है उसमें केवल 8% की लेके बात कर रहा हूं, तो उसमें से 3% मैंने निकाल दिया, बच गया 5%। 3% मैंने वो निकाल दिया एसआईआर में जो वोट कट गए, चाहे वो किसी वर्ग के हों कैसे। अब बच गया 5%। अब इन 5% में मैं उन लोगों को भी लेता हूं जो भाजपा ये कहती है कि भाई डर के मारे ये बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, वो चाहते तो हैं बीजेपी को वोट देना। मैं ऐसे लोगों को भी 2 से 3% ऐसे लोगों को रखता हूं। तो 3% इनको भी निकाल दीजिए, बच गए कितने? 2%। 3% पकड़ लीजिए। ये 3% में आप सारी चीजें लगा देती, करप्शन, महिला सुरक्षा, एंटी इनकम्बेंसी, बदलाव, टोटल कितने हो गए? 9%। अब अगर ये 9%, 7 से 9% तक का अगर बदलाव होता है तो फिलहाल 77 सीट लगभग भाजपा के खेमे में है ऑलरेडी। और अगर 77 सीटें फिलहाल अगर हैं और इसमें जो है फिलहाल 66 सीट अगर इन केस अगर ये जीत जाते हैं तो 77 प्लस 66 ये हो गए 143। तो अगर और सरकार बनाने के लिए चाहिए 148। देखिए
अगर 9% का मार्जिन आता है तो मेरा मानना है कि कम, और ये आना ही आना है, मैं बता रहा हूं, ये आना ही आना है, मैंने क्योंकि मैं बहुत कम लेके चल रहा हूं, तो भाजपा मैक्स टू मैक्स 140 से लेके 143 तक पहुंचने वाली है, और सरकार बनाने के लिए इनको कितना चाहिए? 148। अब जैसा इनका कहना है, अमित शाह जी का कहना है कि 110 से 112 सीट ये पहले में ला चुके हैं, जीत चुके हैं, तो फिर भी कम से इनको 50 सीटों की जरूरत पड़ेगी। 50 नहीं तो 45, 35, 40 सीट इनको लाना पड़ेगा। तो बाकी 40 सीट ये ला पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। तो मेरा अनुमान ये है कि अगर 7 से 9% का मार्जिन अगर आता है तो भाजपा 140 से 150 के बीच में रह सकती है। अगर, और ये 100% होना है, मैं आपको बता रहा हूं, ये 100% होना है, 140 से 150। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अभी ये फेस हुआ, लोगों ने मन बना लिया होगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, चुनाव आयोग की शक्ति, पुलिस प्रशासन की शक्ति, ये सारी चीजें अभी काम कर रही हैं, और लोगों का बदलाव, लोग बदलाव के लिए भी वोट कर रहे हैं। तो अगर 1 से 2% अगर अंतर और हो जाता है तो ये समझ लीजिए ये आंकड़ा चला जाएगा 170 के नियर अबाउट। अगर यही आंकड़े रहते हैं तो ये मान के चलिए कि बीजेपी 140 से 150 के बीच में रहने वाली है, और अगर 140 तक बीजेपी रहती है तो फिर ये सरकार तो नहीं बना पाएंगे। बाकी वो और हो सकता है कुछ तिकड़मबाजी करने, जो भी करने, लेकिन कहीं न कहीं करीब 5 से 10 सीट इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये जो मैंने जो एनालिसिस किया है, जो वोट परसेंटेज मैंने देखा है, बहुत टफ है। ये अलग बात है, ये तो मैंने ये जो एनालिसिस किया है कि ये एंटी इनकम्बेंसी, कटे हुए वोटर, हाँ अभी तृणमूल कांग्रेस के जो वोटर्स हैं उनको अगर 2% भी ऐसे लोगों को वो भाजपा अपने चुनाव, अपने रैलियों से और अन्य माध्यमों से अगर वो कन्वर्ट कर पाती है तो ये आंकड़ा चला जाएगा लगभग 10 से 11%। तो 10 से 11% का जो मूवमेंट होगा, लेकिन वो बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन 2021 के अपेक्षा 2026 में भी लगभग 9% का अगर मार्जिन इनका होता है वोट का, तो ये मान के चलिए कि भाजपा गवर्नमेंट बनाते बनाते रह जाएगी। बनाएगी कि नहीं बनाएगी पता नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि 140 से 150 के सीट के बीच में भाजपा आने वाली है, और बाकी तो वह समझ रहे हैं कि 148 से 150 के बीच में जो है वो तृणमूल कांग्रेस आने वाली है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है।